नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में जैसा कि रोजाना हम आपके सामने वो जानकारियां लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है कोविड-19 से निपटने के लिए। कोविड-19 से निपटने के लिए हौसला भी बहुत जरूरी है, हिम्मत भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ वो सभी जानकारियां हमको कोविड-19 से बचा सकती हैं। और इसी के मद्देनजर आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष शयाना, जो दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उत्तराखंड सरकार ने जो कोविड-19 सलाहकार समिति बनाई थी, उन जिन दो लोगों को नियुक्त किया था उनमें से एक डॉक्टर आशुतोष शयाना है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर आशुतोष शयाना आज खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशुतोष शयाना आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पर। और डॉक्टर शयाना, मैं जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही थी उनको मैं पढ़ रहा था, और उसमें आपने कहीं ना कहीं ये इंगित किया था कि ये जो कोरोना का ये जो वेरिएंट है ये युवाओं पर भी बहुत घातक साबित हो रहा है। थोड़ा इस बारे में कोई जानकारी देंगे? जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। जो जिस तरीके से हमने पिछले साल लगभग 1 साल तक जो देखा था, और जो हमें एक क्लिनिकल जो पिक्चर मिली थी, और जिस तरीके से पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हुए थे, उस समय हमने ये देखा कि ज़्यादा उम्र वाले और जिनमें कोमॉर्बिड जो है इलनेस, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी की पुरानी कोई बीमारी हो, और इस तरीके के जो है हमने देखे थे। और उसमें भी जैसे ज़्यादातर बुखार आना, खांसी और बदन दर्द, ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिली थी। और लेकिन इस बार जो क्लिनिकल पिक्चर हमें जो मिल रही है, इसमें युवा वर्ग के मरीज भी जो है ग्रसित दिख रहे हैं, और ऐसे मरीज भी यहाँ पर हॉस्पिटल में गंभीर हालत में आ रहे हैं। और ऐसे मरीजों को भी हमने ऐसे देखा है कि कुछ घंटे या 1-2 दिन में ही उनकी इतनी अधिक हालत गंभीर हुई है, और या तो वेंटिलेटर पे, और या तो जो उन्हें मृत्यु का भी जो है हमने जो है ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस बार का वेरिएंट है बहुत ही इन्फेक्टिव है, बहुत ही अत्यधिक संक्रामक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जो अभी जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, और जिस तरीके से ये इन्फेक्टिविटी बहुत तेजी से जो है ये बढ़ रहा है, ये अवश्य ही कोई दूसरा वेरिएंट है, और कोई म्यूटेंट वेरिएंट है, कोई डबल वेरिएंट है, और इसमें भी कई रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन निश्चित ही हमें इस समय बहुत सावधानी की जरूरत है, और समस्त जनता से जो है यही अपील है कि वे कम से कम जो है बाहर निकलें, कम से कम भीड़ वाली जगह जाएं, अधिक से अधिक जो है समय अपने घर में बिताएं, और कोविड बिहेवियर का जो है जितने भी जो है रूल हैं, मास्क हमेशा जो है पहने रखें, और सैनिटाइजेशन और हाथ धोना और भीड़ से बचना, ये नियम को जो है अपनाएं। डॉक्टर साहब, नीति आयोग की ओर से ये बयान आना कि साहब आप घर में भी हैं तब भी मास्क लगाएं, तो इससे जो मैं समझता हूं जो गंभीरता है इस मामले की वो बिल्कुल समझ में आ जाती है। बट आपको लग रहा है हम इतने गंभीर हैं अभी भी? अगर घर में 1 से अधिक लोग हैं तो निश्चित ही, अगर हम जो है एक कमरे में खाना पीना अगर साथ रहता है, और हमें जो है वहां पर अगर हम रहते हैं, समय बिताते हैं, तो वहां पर भी हमें जो है मास्क की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, खासकर मैं ये देख रहा हूं कि जो यंग लोग हैं बहुत जल्दी कोलैप्स कर जा रहे हैं। ये क्या वेरिएंट इतना घातक है? ऐसा क्या है इस वेरिएंट में कि सीधे वो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है? देखिए, जो ये कोरोना वायरस है, और चाहे वो पहले वाला जो है वायरस रहा हो, वेरिएंट रहा हो, और चाहे अभी का हो, ये इसकी जो संक्रमण का जो रूट है वो मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, सांस के थ्रू लंग्स में ही जाता है। और पहले भी हमने जो है लंग्स के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो देखे हैं, लेकिन अभी इसकी जो इन्फेक्टिविटी जो है, जिस तरीके से बहुत तेजी से जो है इसका संक्रमण पाया जा रहा है, निश्चित ही जो है अभी जो है ये बहुत खतरे वाली बात है। और जो हमें ये दिख रहा है कि जितनी जल्दी से जो है हमें लंग्स के जो है
हमें कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, और कई मरीज ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिन्हें पहले कोई खांसी जुकाम और कोई जो है ऐसा जो है कांटेक्ट कोई दिखा नहीं था पहले, लेकिन एकदम से ही जो है न्यूमोनिया की शिकायत लेकर के अस्पताल में पहुंच रहे हैं, सांस फूलने की शिकायत को लेकर के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उसके बाद हमें सीटी स्कैन से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर उनकी लंग्स में कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से हम सैंपल से जो हम जो है आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही हम जो है ऐसे मरीजों को भी जो है हम डायग्नोज कर, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसकी संक्रमणता या इन्फेक्टिविटी कितनी अधिक है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नया वेरिएंट है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर सयाना, क्योंकि आप सलाहकार समिति के एक मेंबर थे, आपने रिपोर्ट सबमिट की है, आपने जो मेन रिकमेंडेशन है वो क्या दी है? देखिए, अभी तक जो भी जो सावधानियां जो है, इसमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है जी, वो मास्क पहनना। इससे अत्यधिक जो है कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि जो इसको बचा सकता है। वैक्सीनेशन जरूर, वैक्सीनेशन के बाद इसमें कमी आई है। वैक्सीनेशन के बाद अगर जिसमें कोई संक्रमण हुआ भी है अगर, तो उसमें उसकी इन्फेक्टिविटी जो है कम आई है। तो सबसे मजबूत हथियार अभी जो आज की डेट में जो देखा गया है, मास्क है। और जो कोविड बिहेवियर, जो मास्क के अलावा जितने भी हमारे जो है सैनिटाइजेशन और हाथ धोना और भीड़ से बचना, ये जरूर इसके अलावा इसको तो करना ही है। साथ में हमें जो अपनी डाइट पे जो खाना पीना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। समय से हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है। और रेस्ट जो है, जो कि अक्सर हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, प्रॉपर जो है नींद लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, मैं कई लोगों को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हमें तो पहले ही कोरोना हो गया, अब नहीं होगा, हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, यह हर्ड इम्यूनिटी की बात हर इन्फेक्शन में होती है, और पहले भी हर साल जो है ये कोई इन्फेक्शन आता है तो उसमें जरूर ये इसकी बात होती है। इसी तरह से इस इन्फेक्शन में भी जो है इसकी बात हो रही है। और कभी भी जो है हर्ड इम्यूनिटी जब समाज में, सोसाइटी में, पब्लिक में अगर इन्फेक्शन बहुत अत्यधिक होता है, और तब जो है इसमें समाज में जो है जो हमें रेजिस्टेंस और जो अपने एंटीबॉडी जो है डेवलप जो है होना शुरू हो जाती है, तब ये माना जाता है कि पूरे हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है, और बिना संक्रमित हुए भी कई लोग जो है उससे हम जो है उस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जनरल बात सामने आती है, मान लीजिए हम अपने घर में हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी सलाहें आप जो देना चाहें घर में रह के भी हम क्या कर सकते हैं, किन नियमों का पालन कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने मील्स की बात की कि मील्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसके प्रति सीरियस रहें। जी हाँ, जो ये कोविड बिहेवियर है, ये तो इसके अलावा जो हम अपने खान पान के लिए हम नियमित रूप से अपने खान पान, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा नियमित रूप से कुछ खाते पीते रहें, और खाने में हम जो है प्रोटीन की मात्रा इसको जो है आवश्यक रूप से ले लें। और अगर जो है अंडे ले सकते हैं, सुबह शाम जो है अंडे हम जो है ले सकते हैं। बहुत देखा गया है कि अंडे में प्रोटीन के अलावा जिंक की भी मात्रा पाई जाती है। जिंक इस इम्यूनिटी से जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है। और विटामिन सी जितने भी जो है नींबू और आंवला और जितने भी इतने फल हैं, इनको हम जो है ले सकते हैं। संतरे इसको ले सकते हैं, और जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको हमें लेना चाहिए नियमित रूप से। और जितने भी पेय पदार्थ हैं, चाय, कॉफी, इसको भी हम 2-3 बार ले सकते हैं। ये इन खाद्य पदार्थों के अलावा अगर हम जो है घर पर भी हर 2-3 घंटे बाद अगर हम जो है भाप ले लें, स्टीम ले लें, तो उससे भी जो है कोई कम संक्रमण जो है अगर हम में हो भी गया, तो इन भाप लेने से भी हम जो है उस संक्रमण को हटा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है गार्गल भी जो है अगर नियमित रूप से करें, बीटाडिन गार्गल या नमक पानी, गुनगुने पानी का भी गार्गल अगर कर लें, इससे भी जो है काफी हद तक जो है हम जो है संक्रमण को अधिक होने से बचा सकते हैं।
और मुझे लगता है जैसे पूरी नींद लेना, पूरा रेस्ट करना, यह तो सहायक है ही है, और इसको भी जो है एक इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक माना गया है। और मैं इसके अपने अलावा जी जी जो भी विटामिन जो है, हम जो है बी कॉम्प्लेक्स और जिंक का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले सकते हैं, और विटामिन सी जो कि इसमें अत्यधिक सहायक है, हम 2 बार और 3 बार लेने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। एक त्रिलोक बोरा हमारे दर्शक एक सवाल कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने 2 डोज वैक्सीनेशन की ले ली है तो उस पे खतरा कितना कम हो सकता है? देखिए, 2 डोज वैक्सीनेशन के बाद भी जो है, अगर हम ये कोविड बिहेवियर, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर इसका अनुपालन न करें तो संक्रमण न होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो अगर वो संक्रमित कोई हो भी जाता है, वो उसकी इन्फेक्टिविटी, कॉम्प्लिकेशंस और जरूर जो है कम होते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज ही के दिन से शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 18 उम्र से 45 उम्र तक के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो जाएगा। कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं जो ये वेरिएंट इस समय हमें देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ वैक्सीनेशन कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल ही, मैं सभी से यही अपील करूंगा, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन के लिए भीड़ में बचने के लिए रजिस्ट्रेशन पहले कराना अत्यंत आवश्यक है, और सभी को जो है अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी भ्रामक जितनी भी से बचना चाहिए, और क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद अब आई हैं, इसका जरूर जो है हमारे वैज्ञानिकों के प्रति जो है हमें आभार प्रकट करना चाहिए, और हमें पूरी विश्वास से जो है इसका जो है उपयोग करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन को लेके मैंने देखा बहुत पैनिक फैल रहा है, और इसी पैनिकी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अभी ऑक्सीजन को लेवे इतना हाहाकार क्यों मच गया? क्या वाकई सीरियस पेशेंट आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है? और अगर किसी का 90 तक भी अगर लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, SpO2 है, उसे वो क्या घर में रहकर भी उपचार कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जिस तरीके से जो है एक भय की स्थिति जो बनी हुई है समाज में, और सभी जगह जो है लोग ऑक्सीजन के प्रति इतना ज़्यादा जो है पैनिक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें हमने कई ऐसे जो है मरीज जो है कि जो अस्पताल में आए और केवल ये सोच करके कि कहीं ऑक्सीजन कम ना हो जाए, इसलिए वो भर्ती की जो है डिमांड करते हैं। हम उन लोगों को वापस घर लौटाते हैं, और हम उनको कहते हैं कि वो अच्छे खुले हवादार कमरे में रहें, और अपने जो है पोजीशन को, लेटने की स्थिति को कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल, कभी बाएं करवट, कभी दाएं करवट, इस प्रकार की अगर स्थिति से जो है अगर करते रहें, और घर में नियमित रूप से हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे में अगर ऑक्सीजन जो है देखें, और अगर जो है 90 से ऊपर जो है रहता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि 95 से ऊपर रहे, लेकिन फिर भी हम जो है 90 से ऊपर लेते हैं कि रहें। और उसके बाद भी कभी हमारे जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ियां होती हैं, कभी बैटरी की दिक्कत होती है, कभी जो है वो ढीला रहता है। इससे भी कभी कभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन की मात्रा फ्लक्चुएट दिखती है, कभी कभी 80-85 तक भी दिखा है, लेकिन कुछ देर तक रखने पर हमने ये देखा कि उस मरीज की ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 94 थी, 95 थी, लेकिन केवल इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से और इस पल्स ऑक्सीमीटर की जो है गलत बैटरी की वजह से, कम बैटरी की वजह से, और उसकी ढीलेपन की वजह से, और जो हम पैनिक करते हैं लगाते समय तुरंत, तो ऐसी स्थिति में भी कई मरीज जो है पैनिक होकर अस्पताल में आते हैं और ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जी, एक और जो दिक्कत आ रही है कि जिन भी लोगों को थोड़ा बहुत भी खरांश है, जुकाम है या हल्का फीवर है, अब ज्यादातर इस तरह का एक माहौल हो गया, एक पैनिक का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया। उनको लग रहा है कि उन्हें सीधे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए क्योंकि घर में रहकर खतरा हो सकता है, जबकि हम ये लगातार सुन रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 90% लोग जो हैं वो घर में ही ठीक हो सकते हैं, और जो आप लोगों की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखकर ठीक हो सकते हैं। इस बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हम जो है जो गाइडलाइंस बनी है वो गाइडलाइंस कई
जो हमारे जो स्वास्थ्य के पॉलिसी बनाते हैं उनके कई बैठकों के बाद, निष्कर्ष के बाद जो है बनी हुई हैं, और इसका अनुपालन करना बिल्कुल हमारे लिए एक सहायक होगा। और उसी के अनुसार अगर हम चलें तो मुझे लगता है कि घर पर रह करके भी हम सब लोग ये ऑक्सीजन की जो है इतनी जो है जो पैनिक बना हुआ है उसको काफी हद तक हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सुझाव मैं दे सकता हूं कि अगर जिसको लगता है पहले से उसको कोई सांस की प्रॉब्लम रही है और उसको जो है कुछ ओबिसिटी है और जो है कुछ वजन ज्यादा है और उसको जो है ऐसा लगता है कि बार बार उसका जो है 90 से नीचे जा सकता है, चला गया है, कई बार जा चुका है, वो अपने घर पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये आता है 5 लीटर 10 लीटर में आता है, इसको भी जो है आप जिस दौरान आप जो है हॉस्पिटल का जो है आने का प्रबंध कर सकें, जाने का प्रबंध कर सकें, वहां पे अपॉइंटमेंट ले सकें, तब तक जो है आप इसको घर पे भी रख कर और इस प्रकार जो पैनिक से बच सकते हैं, अस्पताल की भीड़ से बच सकते हैं। अस्पताल में जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कोविड का इन्फेक्शन का इतना ज्यादा जो है लोड है, और वहां पर जो है जो हवा और जो इसमें जो है जो कोविड के इन्फेक्शन की जो है हम ये बोल सकते हैं कि आम भाषा में जो है मात्रा अत्यधिक है, उसको वहां जा करके हम ये बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेके काफी सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। अनुराग पंत एक दर्शक हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं, जो रिसेंटली रिकवर हुआ है कोरोना कोविड-19 से, वो कितने दिनों के बाद अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकता है? ये अक्सर जो है जिस तरीके से कोविड के संक्रमण के बाद, ठीक होने के बाद भी हम लोग जो है हमें इम्यूनिटी आती है और हमारे पास जो है एंटीबॉडीज भी बनती हैं, और मुझे लगता है कि लगभग अगर 2 महीने हो चुके हैं तो निश्चित ही इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि हम जो है वैक्सीन ना लें। कब वैक्सीनेशन नहीं कराया जा सकता? जब तक जो है 1 महीने के अंतराल के अंदर, और अगर उसमें कुछ भी कमजोरी के लक्षण हैं और अगर जो है कोई भी ऐसी जो है परेशानी है कि उन्हें लगता है कि हमें अभी भी जो है हम पूरी तरह से रिकवर नहीं करे हैं, और अगर हमारे पास जितने भी मार्कर्स हैं वो सब नॉर्मल आ गए हैं, अगर डॉक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल आप जो है ठीक हैं, अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं या कहीं आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये पीरियड जो है हमारा जो लगभग 1 महीने में लगभग मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 महीने का जो है जो हमारा जो पोस्ट कोविड का जो पीरियड है, ये जरूर जो है इस पे जो है हम सोच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन काम कैसे करती है? ज्यादातर दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ये क्या करती है वैक्सीन, कैसे हमें कोविड-19 से बचाती, कैसे ये हमारा सुरक्षा कवच है? देखिए, इसका मूल एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक जो साइंस का जो एक प्रिंसिपल है कि कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, एक मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ जी, तो उसमें हमें जो है एक जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। एक तो ये हर इन्फेक्शन में, हर इसमें होता है। अब जो है अगर जो है हम जो है बहुत कोई भी वैक्सीन हो, जितने भी वैक्सीन हैं हम जो है बचपन में बच्चों को लगवाते हैं, उसका सभी का यही सिद्धांत है, और बहुत कम मात्रा में जिस भी इन्फेक्शन का, वायरस का, हम जो है उसके प्रोटीन का बहुत छोटा महीन हिस्सा या उस पार्टिकल का, प्रोटीन्स का, उसके जीन्स का हम जो है बॉडी में प्रवेश करते हैं, और उस छोटे कण के, उस जो है नैनो पार्टिकल से भी कम, उसके अगेंस्ट जो है बॉडी जो है एक रेसिस्टेंस डेवलप करती है। एक जो है उसमें जो है एक प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बॉडी में जो है एक नेचुरल एक टेंडेंसी है हर बॉडी की, वो डेवलप होती है, और वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इस प्रकार का जो ये प्रतिरोधक क्षमता एक बॉडी में आती है, वो एंटीबॉडीज के माध्यम से आती है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आम भाषा में जो समझा सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए मैंने पहली डोज ली है, तो कितने दिनों बाद मेरे अंदर वो जो आपने कहा प्रतिरोधक क्षमता तैयार होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, पहली डोज में आती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आती है। सेकेंड डोज भी इसके साथ जो है अत्यंत सहायक है, इसलिए जो है ये कॉम्बिनेशन जो है बना है कि पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते में, जैसे हम कोविशील्ड के लिए जो है हम गाइड करते हैं, उसके लिए जो है ये आवश्यक है कि सेकेंड डोज भी अवश्य लगे। अगर नहीं लगता है तो हम पूर्ण रूप से जो है इसके लिए सुरक्षित नहीं है, तो जो वैक्सीन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।
तो डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई कोविड से रिकवर हुआ है, उसके बाद वो पहली डोज लेता है, दूसरी डोज ले लेता है, उसके भीतर ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है? ये एकदम इसको हम एक ऑब्जेक्टिवली जो है हम जो है इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो इसकी कितनी बढ़ी है, कम हुई है या मॉडरेट हुई है। इसको हम जो है एकदम से कह नहीं पाएंगे कि उसके पास जो है अधिक हो गई है प्रतिरोधक क्षमता या कम हुई है, लेकिन होती अवश्य है। जी, साथ ही साथ डॉक्टर साहब कई सारे लोग हमसे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। एक ने पूछा है, हेमोफिलिक पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं? मैं अभी इस सवाल को आप क्या दोहराएंगे क्या? वो पूछ रहे हैं, चौहान है सर प्रणाम, क्या हीमोफिलिक पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी हाँ, अभी तक ऐसा कुछ भी जो है, कोई ऐसी बीमारी जो है, कोई ऐसा नहीं है कि जो उसमें हम नहीं ले सकते हैं। इवन जिसमें एलर्जी भी है, अगर कोई भी एलर्जी भी है तो हम उससे पहले डॉक्टर से एलर्जी की जो मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं। सर, गर्भवती महिलाओं को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अभी मैं कई आर्टिकल पढ़ रहा था, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, यानी समय से पहले प्रसव हो जाना या और तरह की जो गर्भपात है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं। तो क्या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो वैक्सीन ले सकती हैं? वैक्सीन सेफ है? देखिए, अभी जिस तरीके से जो है इस वैक्सीन का जो है निर्माण बनाया गया है हमारे वैज्ञानिकों ने, और जितने कम समय में बना है, और ये अवश्य है इसमें ट्रायल्स भी हुए हैं, और लेकिन गर्भवती महिलाओं के बारे में मैं अवश्य कहूंगा कि इसमें जो है अवॉइड कर सके तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक और बात जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि पेट के बल लेटने से और आप सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा सकते हैं? यानी ये इस काम को अगर हम खुद करें घर पे? जी हाँ, बिल्कुल जो है ये पोस्चर बिल्कुल रिकमेंडेड है और बिल्कुल प्रूव्ड है, और इससे काफी हद तक जो हॉस्पिटलाइजेशन का, जो घर से हॉस्पिटल जाने की जो है जो रेट है, उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल पे जो दबाव है उस पर काफी कम कर सकते हैं, और हमने ये देखा है कि पेट के बल पर लेटने से काफी हद तक जो है ऑक्सीजन का, SpO2 का इंक्रीज हो जाता है, और इवन 2-2, 3-3 घंटे तक जो है हम आईसीयू के अंदर भी जो है मरीज को जो है हम जो है रिकमेंड करते हैं कि वो पेट के बल लेटे, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि फेफड़े किसी भी तरीके से, फेफड़े का हर पार्ट, हर वहां पर ऑक्सीजन जाए, चाहे वो पेट के बल लेटे हैं, कभी बाएं करवट, कभी दाएं करवट, कभी पीठ के बल, लेकिन जो है पेट के बल लेटने पे सबसे अत्यधिक ये पाया गया कि लंग्स में काफी हद तक जो है ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश करती है। डॉक्टर साहब, हमने यूथ की बात की, यंग में भी ये खतरा देखने को मिल रहा है। पहले हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते थे, आपको लगता है कि यंग ज्यादा स्प्रेडर भी बन रहे हैं? जी हाँ, यंग स्प्रेडर इस वजह से भी है, उनकी आउटडोर एक्टिविटी यंग्स की सबसे ज्यादा होती है, और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल के बाद जिस तरीके से हमने देखा है, इस बार हम जरूर लापरवाह हुए हैं, और जिस तरीके से हमने गत वर्ष हमने जो है कंट्रोल किया था, और जिस तरीके से जो है हम लोगों ने अपने आप को बचाया था, एक कारण यह भी है कि उस समय जो है हम लोग काफी चिंतित थे, और पहले वेव के बाद जब ठीक हुए हैं, और इस दूसरे वेव में हम लोग ज्यादा लापरवाह हो गए। सर, कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो वेव का पीक है वो अभी आना बाकी है, इसलिए हमें कम से कम अगले 1 महीने तक बहुत अलर्ट और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपका क्या दृष्टिकोण है? जी हाँ, बिल्कुल यही है, और जितने भी जो है हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, और जिस तरीके से जो है डाटाज हैं, जिस तरीके से जो है अन्य देशों में इस वेरिएंट के जो है हमने देखे हैं, और उससे ये लगता है कि अभी अगले 1 महीने को हमें बहुत अत्यधिक सावधानी बरतनी है। हमें भीड़ वाली जगह बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, और मास्क का उपयोग हरदम करना है। सर, एक हमारे दर्शक है नवीन चंद्र जोशी, उनका कहना कि हमारी माताजी को 7 अप्रैल को वैक्सीन लगी थी, तब से उनको काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। और डॉक्टर साहब, ये अमूमन बात आ रही कि चलिए फीवर आना तो नेचुरल बात है, लोगों के मन में ये भी कई भाव में देख रहा हूँ कि साहब वैक्सीन के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए सर। देखिए,
वैक्सीन के बाद एक बात बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो काफी जगह देखा गया है कि लोग इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, वैक्सीन के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम 2 हफ्ते हम अपने आप को बिल्कुल भी किसी और से एक्सपोज ना करें, और हम अत्यधिक जितनी भी सावधानियां हैं हम उसको बरतें। और इसमें देखा गया है कि हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता में कुछ ना कुछ बदलाव इस तरीके से होते हैं, और ये सब चीजें जो है इन्फेक्शन होना और इसमें एकदम से जो है संक्रमण का आना, यह भी देखा गया है। यह भले प्रूफ नहीं हुआ है कहीं, लेकिन मैं मानता हूं इस चीज को जनता समझे, और वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के तुरंत बाद जो है आप जो है कम से कम 2 हफ्ते तक विशेष सावधानी रखें। जी डॉक्टर साहब, अब मास्क की बात आती है। आपने कहा मास्क सबसे बड़ा कवच है, आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, अभेद्य कवच आपका मास्क है आज के दिन में, अदर देन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बट सर, मैं देख रहा हूं कि एक मास्क कोई भी लगा ले रहा है, किसी भी तरह का मास्क पहन ले रहा है, और दूसरा वो मास्क ठीक से भी नहीं लगा रहा है, यानी नाक के नीचे उसका मास्क है। कई लोग तो सिर्फ इसलिए कि साहब कोई टोके ना, इसलिए मास्क मुंह में लगा के उसे नीचे लगा लेते हैं। सर, इस बारे में कितना इंपॉर्टेंट है सही मास्क होना, सही तरीके से पहनना? जी हाँ, जो मास्क है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बीच में हम लोगों ने कपड़े का मास्क, इस तरीके के मास्क हमने यूज करे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिसर्चेज हुई हैं और कई जगह शोध हुए हैं, और जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, जो सेकेंड वेव में जितनी इन्फेक्टिविटी चल रही है, तो मेरा सभी से यही अपील है कि सर्जिकल मास्क जो कि ट्रिपल लेयर हो, उसको तो अवश्य पहने। साथ ही अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको तो अवश्य पहने, और अगर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, कहीं हॉस्पिटल वाली जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर N95 मास्क आपको पहनना चाहिए, क्योंकि इससे जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक हमारी रुक जाती है, और इसका जो है पूरे नाक और मुंह में इसका जो है पूरा जो है कवर करना अत्यंत आवश्यक है। नाक और मुंह को इस तरीके से अगर हम पहने, और ताकि किसी भी तरीके से कहीं से भी जो है प्रवेश, जो है हवा जो है कहीं से भी जो है प्रवेश ना कर सके, कहीं से लीक ना करे। जो भी हवा जाए सामने से जाए, और कहीं भी कोई लूज ना हो। तो इस प्रकार से चाहे हम सर्जिकल ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहने, और चाहे जो है N95 मास्क पहने, इस तरीके से जो है हम चूज करें, इसको हम सेलेक्ट करें मेडिकल शॉप से, केमिस्ट से, कि जो है पूरी तरह जो कवर करें। आप क्या रेकमेंड करेंगे, बेस्ट मास्क कौन सा है? जैसा मैंने बताया कि अगर आप जो है घर में हैं, तो अगर अकेले हैं, अगर जो है बहुत कम जो है लोगों का जो है आपसे संपर्क है, तो घर में तो कपड़े का मास्क चल सकता है। आपको लगता है कि घर में किसी बाहर से आने जाने वालों की जो है मात्रा अधिक है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे जो है हम जो है ट्रिपल लेयर वाला मास्क जो है यूज कर सकते हैं। अगर हम जो है हॉस्पिटल में किसी को लेने जा रहे हैं, कहीं भीड़, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, और जहां पे ऐसा लगता है कि संक्रमण का अत्यधिक अंदेशा है, वहां पर N95 मास्क यूज करें। डॉक्टर साहब, काफी सारे बुजुर्ग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के निकलते थे, उनके मन में भी एक डर पैदा हो गया है। उनको लग रहा है क्या ये हवा से हवा में, मतलब हवा में भी फैल रहा है क्या? मान लीजिए अगर वो सुबह जा रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पालन कर रहे हैं, क्या वो वॉक के लिए निकल सकते हैं, या आप कहेंगे नहीं, आप 1 महीने घर ही में रहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हवा से मतलब इसका मतलब जो है कुछ दूसरे सेंस में ना लें। हवा का मतलब यह है कि पहले हम जो है, जो गत वर्ष जो जिस तरीके से इसका संक्रमण के फैलने की जो हमारा जो वो एक संदेश था पब्लिक में, वो ये था कि जैसे छींक आती है कभी, तो जो छींक ज्यादा से ज्यादा जो है 2 गज तक से पहले ही जो है निकल जाए, जो ड्रॉपलेट है वो निकल जाए। लेकिन अब जो है जिस तरीके से जो है लगता है कि अगर हम जो है मुंह खोलते हैं, छींक करते हैं, तो ये इस कमरे में बहुत देर तक जो है रह सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे की जो हवा है, वो हवा में भी संक्रमण रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति, 2 लोग हैं,
अगर जो है एक संक्रमित है और एक जो है बिना मास्क के है, तो जो बिना मास्क के है और वो उसके अवश्य ही जो है उसको संक्रमण हो जाएगा। तो हवा का मतलब जो है फैलने का यही मतलब है, किसी ऐसी जगह पे जो कन्फाइंड ऐसी जगह पे है जहां पर जो है हवा का आना जाना, जहां खिड़कियां खुली नहीं है, जहां पर जो है दरवाजे खुले नहीं है, जहां पर ओपन नहीं है, वहां पर हवा अगर अत्यधिक रुकता है, कोई संक्रमित व्यक्ति अगर वहां पर है और उसके द्वारा जो है अगर छींक की जा रही है, मास्क ढंग से नहीं पहना है, तो उस कमरे में, उस हॉल में लोगों को संक्रमण होने की अत्यधिक चांसेस हैं। और बाहर ओपन में मॉर्निंग वॉक करते समय ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर कोई किसी भी हवा से, ओपन एयर में, ओपन फील्ड में, ओपन रोड में ऐसा नहीं है कि जो है वहां पर कोई भी अगर मास्क पहने दो लोग हैं तो वहां पर हवा से कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आपका समय इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए भी, लेकिन मैं कुछ मिनट्स आपके चाहूंगा, जो सवाल है मैं चाहता हूं आपके लिए स्पेशली पूछें। डॉक्टर आशुतोष जी नमस्कार। आजकल हमारे गांव में सबको फीवर, खांसी, उल्टी, पेचिस, सर्दी हो रही है, क्या हमको भी कोरोना के लक्षण हैं? कैसे पता चलेगा? मतलब कहने का मतलब यह है, ये अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो क्या उन्हें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए बिना देरी किए? देखिए, कभी कभी मौसम परिवर्तन के समय होता है और कभी कभी जो है कुछ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ हम इस तरीके से लेते हैं, बर्फ, आइसक्रीम और दही ऐसे जो है रात के टाइम पे अगर लेते हैं तो जरूर जो है हमारे गले में खराश और इस तरीके की हो जाती है। और जैसे जो है गर्मी शुरू हो गई है, अगर हमने एसी बहुत लगा दिया, रात भर कुछ ढका नहीं है, उसके बाद भी हम लोगों को कुछ जो है बदन दर्द और इस तरीके से जो है परेशानी होती है। तो इस तरीके से जो है अगर आप देखें, अगर हम जो है हमने सारे जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया है और कुछ ऐसी जो है हमसे जो है गलतियां हो गई, चाहे हम ठंडे पेय पदार्थ लें, चाहे हमें जो है कुछ मामूली कुछ और परेशानियां होए, तो इसमें जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है अपने आप को देखें, अपने आप को जो है जितने भी हमने बचाव के उपाय बताए हैं उसको जो है हम समझें, लें और अपना पूरा रेस्ट करें। मुझे लगता है कि जब तक जो है आपको जो है जो सांस की कोई परेशानी ना हो, बुखार अत्यधिक ना हो और आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो, और मुझे लगता है तब जो है आप जो है कराना आपको अवश्य चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन हर एक छोटी जो है परेशानी के लिए, जबकि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं, तब जो है मुझे लगता नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा इसको पैनिक करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कई लोग जो हैं, खासकर बच्चे, आइसक्रीम के लिए बहुत जिद कर रहे हैं, कई लोग फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं। आपको उन लोगों को क्या सलाह है, उन फैमिलीज के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, अभी जिस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन का जो रूट है मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो है गले में जो है अगर जो है इस तरीके से भारीपन हो, तो मुझे लगता है कि इससे सांस लेने में भी जो है कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं और एक जो है एक भय बना रहता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जिस तरीके से जो आजकल माहौल चल रहा है, और मेरी तो यही जो है कोशिश रहेगी कि मैं सभी को ये संदेश दूं, बिल्कुल अत्यधिक जो है ठंडे पेय पदार्थ, अत्यधिक जो है ठंडे जैसे आइसक्रीम और कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ और कोई अननेसेसरीली जो है किसी चीज में बर्फ डालना और उस ऐसे जो है ड्रिंक्स लेना, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। सर, एक ये अफवाह है, लेकिन मैं चाहता हूं इसका क्लैरिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए। जो लोग एल्कोहलिक हैं, क्या उनको कोरोना कम अटैक करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये कुछ ना कुछ जो है कभी ये ऐसे भ्रामक ये जो खबरें चलती रहती हैं कि अल्कोहल से नहीं होता है, तो कहीं भी ऐसी चीज जो है एक वैज्ञानिक ऐसी पुष्टि और ऐसा रिसर्च नहीं है कि अल्कोहल पीने वालों को जो है नहीं होता है। बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नियमित रूप से जो है अल्कोहल लेते हैं और अगर जो है उनमें जो है कोई खान पान में कोई लापरवाही है, उनको इम्यूनिटी जो है ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक हैं श्यामा पटनी, उनका कहना है कि मैंने दोनों कोविड की डोजेज ले ली, लेकिन मुझे खांसी बहुत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, खांसी किसी अन्य वजह से भी हो सकती है, गले में खराश किसी अन्य वजह से भी हो सकती है, और इस प्रकार आप जो है केवल अगर जो है आप जो है ठंडे पेय पदार्थों का जो है अवॉइड करें, गर्म भाप लें, गार्गल कर लें और किसी कोई कप सिरप ले लें,
तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिन में जो है ये ठीक हो जाना चाहिए, यदि साथ में बुखार न हो तो। जी, अगर फीवर है तो इनको जांच करानी चाहिए दोबारा? हाँ, जरूर। अगर जो है खांसी के साथ अगर बुखार है तो अवश्य ही जो है चिकित्सक के पास इसको दिखाना चाहिए। सर, एक और जो मोटा मोटा सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कितनी सेफ हैं? वैक्सीन्स जो भी आई हैं वो अत्यधिक सेफ हैं, और जिस तरीके से देखा गया है, जो लोग जो है पूरी तरह से दोनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं, उनमें संक्रमण यदि हुआ भी है तो कोई भी ऐसे जो है उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, यह देखा गया है। और मुझे लगता है कि सभी को जो है वैक्सीन जरूर लेना चाहिए अपनी बारी आने पर। शमशाद पिथौरागढ़ी कह रहे हैं कि मास्क वॉश करने वाला हो तो कितनी देर में वॉश करना चाहिए, यानी हर दिन वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मास्क के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास हम जो है 2 या 3 मास्क रख लें और बारी बारी से जो है एक दिन हमने यूज़ कर लिया, रात को जो है घर आने पर उस मास्क को जो है हम अलग जगह पे लटका लें या किसी एनवेलप में डाल दें, उस दूसरे दिन हम दूसरा जो है मास्क यूज़ कर लें, उसको हम जो है फिर जो है रात को आने पर जो है अलग जगह रख लें किसी सेफ और किसी जो है साफ सुथरी जगह पर, फिर जो है हम इस तरह बारी बारी से हम यूज़ कर लें, बीच में जो है धो भी लें। तो इस प्रकार से जो है मुझे लगता है कि हम जो है इस तरीके से जो है मास्क का अच्छे तरीके से जो है कम धनराशि खर्च कर करके और लिमिटेड यूज करके हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। सर, एक फियर फैक्टर ये भी है कि मार्केट से हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज परचेस कर रहे हैं, घर आके उनको किस तरह से सैनिटाइज करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में खौफ है कि साहब कि कितनी देर तक इसे बाहर रखा जाए या पानी में रखा जाए। मान लीजिए हमने फ्रूट्स लिए हैं और जो फ्रूट दे रहा है वो कहीं ना कहीं कोविड इन्फेक्टेड है, इस पे क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर हम जो है साफ सुथरे पानी से और एक नॉर्मल चलते हुए पानी से, नल से अगर धो दें तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है वो सेफ है। डॉक्टर साहब, आप साथ ही, क्योंकि आप सलाहकार समिति के सदस्य थे, ये भी एक तरह की सोच डेवलप हो रही है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर संक्रमण दर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लाइक हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, समाव नैनीताल, क्या आप लोगों ने ये भी बोला कि साहब आपके पास जो सबसे बड़ा विकल्प है वो है आप इसको 10 या 15 दिन के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करिए, बिकॉज कोरोना कर्फ्यू भी बहुत हद तक काम नहीं कर रहा है, लोगों का मूवमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है सड़कों पर? जी हाँ, बिल्कुल यही है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हम लोगों ने इस बीच जो है काफ़ी लापरवाही करी है। हमने खुलेआम जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाया है, और भीड़ वाली जगह हम लोगों ने इसमें हम अक्सर यही सोचते हैं कि हम क्यों अपनाएं, अगला जो है इस चीज़ को अपनाए। तो हम अपने आप को इस प्रकार से स्वार्थी हो करके और हम अपने समाज को ही हम इसमें इस परिस्थिति को डालने में जो है हम ही जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि हमारे सारे उपाय, सारे जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सरकार के दिशा निर्देश जितने भी हैं, हम लोगों ने समस्त जो है नहीं अपनाया है, तभी हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। और सबसे अंतिम जो है जो सरकार ने समय समय पर ये लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन जो किया है, यही जो है एक अंतिम उपाय है। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर को लेकर बहुत आपाधापी है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने स्पेशल अपने स्टेट प्लेन के जरिए अहमदाबाद से कल रेमडेसिविर भी मंगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में बाढ़ सी आ गई है कि साहब हमारा पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको रेमडेसिविर चाहिए। लोग खुद से ये फैसला करने लग गए कि साहब हमारे पेशेंट को आप रेमडेसिविर दीजिए। थोड़ा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, आ रही है। रेमडेसिविर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात के चलने साहब ये रामबाण बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल जो है मैं ये आपके इस मंच के द्वारा ये कहना चाहूंगा, रेमडेसिविर बिल्कुल भी रामबाण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रेमडेसिविर किसी को भी मरीज को लगाने की, हर मरीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम सेलेक्टेड पेशेंट, कुछ चिन्हित पेशेंट जो मॉडरेट कैटेगरी के हैं, वो उनको लगा सकते हैं। वो भी
हम जो है जो आईसीयू में या जो हमारे जो है कोविड हॉस्पिटल्स में वही अगर रिकमेंड करें तो मुझे लगता है कि इसका अत्यधिक मिसयूज हो रहा है। और पहले भी हमारी जो है जो समिति ने उसने समिति के द्वारा यह बताया गया था और हमारे समाचार के पत्रों के माध्यम से भी जो है ये छप चुका है कि रेमडेसिविर को अननेसेसरी ना लगाएं और इसको जो है जो समाज में जो इसको लेकर के इसकी कमी को लेकर के जो एक पैनिक फैला है उससे जो है बचे। सर, एक हरीश कंडवाल हमारे दर्शक है, उनका कहना है कि लैक्टेटिंग मदर, बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ वैक्सीन लगा सकती है, क्या इसका असर बच्चे पर तो नहीं होगा? ये कुछ जो है कंडीशंस हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इसमें कुछ जो है भ्रांतियां अवश्य हैं। अभी वो कुछ दिन तक जो है अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज ये भी लोगों के अंदर ये भाव भी डालना ज़रूरी है कि शुरू में हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन को लेके जागरूकता होने के बावजूद भी लोग रुख नहीं कर रहे थे अस्पतालों का। अब आपको लगता है कि हमारा सिस्टम या हमारे पास जो प्रेजेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से हम तैयार हैं कि हम बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर सकते हैं? जी हाँ, जिस तरीके से चरणबद्ध रूप से यह वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चला है और जिन जिनको पहले आवश्यकता थी उनको लगा है। और अब जो है जो 1 मई से जो है जो सभी युवाओं को लग रहा है, मुझे लगता है कि इससे जरूर जो है हम संक्रमण को बचा सकेंगे, हम अपने आप को बचा सकेंगे। और मुझे लगता है कि यह जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है बहुत कारगर रहा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि आपने भी कहा कि साहब अभी पीक नहीं आया तो पीक आएगा, तो आपकी समिति ने सरकार को ये भी सुझाव दिए हैं कि कितना और बेड, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू हैं, वेंटिलेटर्स हैं या इतने सारे बेड्स आपको और चाहिएंगे, इस तरह की सलाह भी आपने दी है? जी हाँ, एक जो है एक प्लानिंग भविष्य के लिए ये जरूर बन रही है और यह रिकमेंड हुआ है और इसमें काफी चर्चाएं हुई हैं और एक चरणबद्ध रूप से एक प्लानिंग से जो है सरकार इसमें जो है कई कदम उठा रही है। जी, साथ ही साथ क्या आपकी समिति ये मानती है कि साहब या कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए, हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं देखना चाहिए, या आपको लगता है कि सिचुएशन आज के दौर में ऐसी है कि अगर लाइफ और लाइवलीहुड में चुनना पड़े तो पहले लाइफ बचाने को हम लेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक ही विकल्प है, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करें? जी हाँ, जिस तरीके से आपने कहा कि कंटेनमेंट जोन ये बनाए जा रहे हैं, जहां जहां पर जो है अत्यधिक संक्रमण दिख रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं और साथ ही जो है लॉकडाउन वाली जो बात है और जो एक इस संक्रमण को बचाने के लिए एक कारगर तरीका भी है और इसको अलग अलग रूपों में, पार्शियल लॉकडाउन के रूप में, वीकेंड लॉकडाउन के रूप में, अलग अलग रूपों में से जो है अपनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे अवश्य जो है इस संक्रमण को कुछ हद तक जो है रोकने में और फैलने से हम जो है इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अजय रावत कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, इनिशियल मेडिसिन कोर्स फॉर होम क्वारंटीन। एक बार रिपीट करेंगे। होम क्वारंटीन अगर कोई कर रहा है, होम क्वारंटीन में है, उसके लिए इनिशियल जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल कोर्स क्या है? अगर जो है देखिए, अब जो है होम क्वारंटीन वाली जो चीज है, अब इसको थोड़ा सा जो है इसको अलग तरीके से समझ लें। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, उसमें जो है कोई भी लक्षण नहीं है, उसे हम जो है होम आइसोलेट करते हैं और उसमें कुछ मेडिसिन हैं, उसमें कुछ विटामिन हैं और जो है आइवरमेक्टिन है, कुछ अगर कुछ बुखार है, बुखार के लिए हम जो है बुखार, कुछ खांसी के लिए देते हैं अगर खांसी हो, और हम उसको मॉनिटरिंग इस तरीके से करते हैं कि SpO2 की मात्रा जो है उस जो रेंज में है उस बनी रहे। तो इसको हम होम आइसोलेशन का जो हम जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार की एक होम आइसोलेशन की एक किट, और यह एक कारगर तरीका है और मुझे लगता है अधिक से अधिक मरीज जो है होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट जो है अपनाएं और कम से कम जो है हॉस्पिटल का रुख करें। केवल उसी परिस्थिति में हॉस्पिटल आए जब जो है बिल्कुल एक साफ एक जो है इंडिकेशन बने कि अब जो है ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम हो गई है और अब जो है पेशेंट को जो है होम आइसोलेशन के अलावा जो है हॉस्पिटल में आना आवश्यक है।
अब डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो हम एक वो परिस्थिति बता रहे हैं जो बड़ी आदर्श परिस्थिति है, बट ज़्यादातर लोग हैं, एक फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, उनके पास सिंगल टॉयलेट है, सिंगल बाथरूम है, और उनके यहाँ अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, वो क्या करें? इसके लिए एक दूसरा जो उपाय, जो हमारा जो एक कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं और वो उसमें जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे उपयुक्त यही होगा कि वो घर से दूर अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए कोविड केयर सेंटर में जाएं। वो बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं, और उसका उपयोग करके हम इस संक्रमण को बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। सर, मेडिटेशन का कितना रोल रहेगा? हाँ, मेडिटेशन इस बीमारी के लिए, इसमें सबसे अधिक जो हमने देखा है, ये स्ट्रेस, जो एक तनाव और जो एक आत्मविश्वास की कमी, जो ये मरीजों में देखी गई है, और मुझे लगता है मेडिटेशन इसके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा, उपयोगी होगा। हम जो है मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी थी कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जाए, लोगों के अंदर पैनिक ना फैले, एक जो आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम भ्रांतियाँ थी, उन सब पे आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही क्लैरिफाई किया पूरा। मैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस कोरोना से जंग ज़रूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।